मेरा नाम वक्रम है और मेरी जिंदगी पशकर राजस्थान के मुक़द्दस गांव की तरह ही परसुकून और सादा थी। मैं 26 साल का नौजवान था, जिसकी सुबह और शाम कपड़ों की दुकान पर ही गुजरती थी, जो हमारे कदीम शिव मंदिर के करीब वाक़ थी। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और भजनों की धुन अक्सर मेरी दुकान तक पहुंचती और मुझे काम करते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस होता। मेरी दुकान पर दिन में 2 घंटे का वक्फा होता था, दोपहर के 12 बजे से शाम के 2 बजे तक। इस दौरान सुबह का अमला, जो ज़्यादातर मकामी नौजवान थे, अपने घरों को लौट जाते और शाम का अमला 2 बजे के बाद आता। मेरा घर दुकान से काफ़ी दूर था, तकरीबन आधे घंटे की साइकिल की मसाफत, और दिन के इस वक्फे में घर जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं उमूमन दुकान के पिछले कमरे में बैठकर पुराने खाते देखता या कभी कभार किताबें पढ़ता। एक दिन, जिस दिन सूरज की तपश कुछ ज्यादा ही थी और दुकान के तकरीबन भीड़ कम थी, दोपहर के तकरीबन 1 बजे थे। मैं पिछले कमरे में बैठा वही हाथों में उलझा हुआ था कि दुकान के दरवाजे पर लगी पैतल की घंटी ने एक मधुर आवाज की, साथ ही एक मनमोहक खुशबू मेरे नथनों से टिकराई, जैसे कोई चमेली के फूलों की लड़ी लिए गुजरा हो। मैंने सर उठाकर देखा। दुकान की मध्यम रोशनी में एक शक्ल अभरी। ये एक लड़की थी, जिसने अपने चेहरे पर इंतहाई खूबसूरत रेशमी दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जो उसकी खूबसूरती को और भी प्रौसरार बना रहा था। इस दुपट्टे से सिर्फ उसकी गहरी झील जैसी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक और गहराई थी। वो आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। मैं शर्त लगा सकता था कि इस दुपट्टे के पीछे एक बहुत हुसैन चेहरा छपा होगा। उसने अपने नरम हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते कहा। इसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि जैसे कोयल ने अपना गीत गाना शुरू कर दिया हो। वो कहने लगी, दुकान पर नहीं आ सकती, लेकिन वो रोज़ दुम पर नचा सकती। इसे कोई ऐसा उस्ताद चाहिए जो घर पर आकर पढ़ा सके। इसकी आंखों में एक कही बेचैनी थी, एक ऐसी प्यास जिसे मैंने फौरन महसूस कर लिया। ये सिर्फ कंप्यूटर सीखने की प्यास नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था, कोई छपा हुआ राज। मैंने उसे अपना पता और नाम बताया। इसने एक पल के लिए हिचकचाहट की, जैसे कोई भीद छपा रही हो। फिर अपना नाम कमला बताया और एक फ़ोन नंबर दिया। मैंने उसे अगले दिन एक काबिल उस्ताद भेजने का वादा कर लिया। उसके जाने के बाद दुकान में अजीब सी खामोशी छा गई। चमेली की खुशबू अब भी में घुली हुई थी, जो उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही चला जाऊं। उसकी आंखों में जो प्यास थी, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ आमदनी भी हो जाएगी और दोपहर का खाली वक्त भी कट जाएगा। ये एक ऐसा ख्याल था जिसने मेरे दिल में एक नई उमंग पैदा कर दी। मैं कभी इतना फाल नहीं हुआ था, लेकिन कमला की मौजूदगी ने मुझे एक नया मकसद दे दिया था। अगले दिन सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। दुकान पर काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। 2 बजे का ईदानन एक सदी की तरह लग रहा था। 2 बजे का इंतज़ार एक सदी की तरह लग रहा था। जैसे ही वक्त ने इजाज़त दी, मैंने कमला के नए हुए पते पर फ़ोन किया। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी जब मैंने अपना तारीफ़ कराया। इसने मुझे फ़ौरन आने को कहा। मैंने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और इसके घर की तरफ चल पड़ा। इसका घर मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं था। दूर नहीं था। एक वसी आंगन के बीचों बीच एक खूबसूरत लेकिन थोड़ा पुराना मकान था। इसकी दीवारों पर लतां चढ़ी हुई थीं, जो इसे एक प्रासरार खूबसूरती अता कर रही थीं। मैंने आहिस्ता से घंटी बजाई। कुछ ही लम्हों के बाद एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोला, जिसका नाम मैना था। वो एक गली के फूल की तरह सीधी सादी और मासूम थी। इसकी आंखों में कमला जैसी ही सादगी थी। मैंने अपना तारीफ़ कराया तो उसने मुस्कराकर मुझे अंदर बिलाया और मेहमान खाने में बैठा दिया। मेहमान खाना कदीम राजस्थानी फन का नमूना था।
जहां पैतल के चमकते बर्तन, लकड़ी का खूबसूरत नक्काशीदार फर्नीचर और रंगीन पर्दे सजे हुए थे। मैं इस माहौल में बैठकर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ये कोई आम घर नहीं था। यहाँ की हर चीज़ एक कहानी सना रही थी। मीना ने मुझे इंतज़ार करने को कहा और अंदर चली गई। पर्दे के पीछे छपी सच्चाई। कुछ देर इंतज़ार के बाद एक खूबसूरत लड़की अंदर आई, जिसने पूजा के अंदाज में अपना पूरा सर एक केसरिया दुपट्टे से ढका हुआ था। उसके इस लिबास में सफ़ेद और केसरिया रंगों का इम्तजाज था, जो इसके तेजुमई चेहरे को और भी निखार रहा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और आंखों में कल वाली चमक अब भी मौजूद थी। वो चूक कर मुझे देखने लगी और मैं समझ गया कि ये वही कमला है। उसने मुझे नमस्ते कहा और सामने सोफे पर बैठ गई। उसकी आवाज़ में वही मधुरता थी जो कल मैंने सुनी थी। उसने मैना को आवाज़ दी और चाय बनाने को कहा। मैना के जाने के बाद कमला ने मुझसे पूछा, गुरुजी, क्या आप खुद मुझे पढ़ाएंगे? उसके साल में एक हल्की सी झिझक थी। मैंने कहा, अगर आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहते तो मैं किसी और को भेज दूंगा। उ- उसने फौरन कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। कल जब आपसे बात हुई थी तो मैं समझी थी कि आप किसी और उस्ताद को भेजेंगे, लेकिन आप खुद ही आ गए, तो बस यूं ही पूछ लिया। इसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी अभर कर मिट गई। मैंने कहा, मैं इस वक्त दिन में खाली रहता हूँ। मेरा घर काफ़ी वक्त दिन में खाली रहता हूँ। मेरा घर काफ़ी दौर है, इसलिए मैं वही वक्त यहीं गुजारता हूँ। अगर आपको ये वक्त मुनासिब लगता है तो मैं खुद आया करूँगा। उसने फौरन कहा, नहीं, यही वक्त ठीक रहेगा। उसकी आंखों में एक राहत सी अभरी। उसने फीस का पूछा। मैंने कहा, आप कुछ दिन पढ़कर देख लें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ जाए तो फीस की बात भी हो जाएगी। ये एक आम सा जवाब था, लेकिन मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि वो मेरा पढ़ाने का तरीका ज़रूर पसंद करेगी। इतनी देर में मीना चाय लेकर आ गई। चाय रखने के बाद मैंने पानी मांगा तो वो पानी लेने चली गई। इसके बाद मैंने इससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कमला शर्मा बताया। शर्मा सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि इसकी शक्ल और सूरत से वो किसी शुमाली हिंदुस्तान की नहीं लगती थी। उसकी आंखें, उसके चेहरे का निखार कुछ अलग था। मैंने कमला से पूछा, आप घर पर ही क्यों पढ़ना चाहती हैं? अगर आप दुकान पर आ जाएं तो आप कम फीस में पढ़ सकती हैं। तो उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं रोज रोज अकेली नहीं आ सकती। गुरुजी, मुझे लाने वाला कोई नहीं होता। मेरे शौहर सुबह ऑफिस चले जाते हैं और रात तक वापस आते हैं। इसकी आवाज़ में एक गहरी अदासी थी जो मुझे बेचैन कर गई। मेरे शौहर का तबादला अभी मुंबई से यहाँ हुआ है, इसलिए हम यहाँ मुंतकिल हुए हैं। मुझे यहाँ के रास्तों का भी ज़्यादा इल्म नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली। ना तो यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार है और न कोई मिलने वाला। मुंबई में हम एक खुले घर में रहते थे, लेकिन यहाँ मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कभी अपने शौहर के साथ आते जाते आपकी दुकान पर नजर पड़ जाती थी। मैं सारा दिन घर में बोर होती हूँ। बस घर में मीना और मेरी सास होती हैं। जब उसने अपने शौहर का बताया तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो किसी भी तरह से शादीशुदा नहीं लग रही थी। उसकी मासूमियत और चेहरे पर बच्चों जैसी सादगी किसी नवयावियाहत लड़की की तरह थी। लेकिन मैंने उससे अपनी हैरत का इजहार नहीं किया। यूं मैंने सोचा कि सारा दिन बोर होने से बेहतर है कि कंप्यूटर ही सीख लूं, ताकि कुछ वक्त गुजर सके। इसकी आवाज़ में एक दबी हुई ख्वाहिश थी, जैसे वो इस अकेला पिन से बाहर निकलना चाहती हो। फिर कुछ और बातचीत में 5 दिन आ सकता हूँ, क्योंकि हफ्ता और अतवार को दुकान की छठी होती है। वो फौरन राजी हो गई। मैंने इजाज़त ली और अगले दिन से पढ़ाने का कहकर वापस दुकान पर आ गया। लेकिन काफ़ी देर तक मैं कमला के बारे में ही सोचता रहा। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, इसकी
परसुकून मुस्कुराहट और इसकी अदास आवाज़ मेरे मन में घूमती रही। मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि वो घर में अकेली है, माहौल भी नया है, तो उसके शोहर ने उसे यूं किसी को भी बुलाकर कंप्यूटर सीखने की इजाज़त कैसे दे दी? क्या उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि उन्हें किसी किस्म का डर नहीं था, या कुछ और बात थी? खैर, उन सब बातों से कि मुझे कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो खुशी इस बात की थी कि मेरी आमदनी में इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके साथ एक अनजानी कशिश भी मेरे दिल में पैदा हो चुकी थी, एक ऐसा एहसास जो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था। अगले दिन जुमा था और फिर 2 दिन की छुट्टी थी। मैंने सोचा कि पैर से ही जाऊंगा, लेकिन उन 2 दिनों में कमला का ख्याल मेरे मन पर छाया रहा। इसकी आंखें, उसकी मासूम मुस्कुराहट मुझे बार बार बेचैन करती रही। ये एक ऐसा एहसास था जिसे मैं ना समझ सकता था और न ही नज़रअंदाज कर सकता था। पैर को सुबह में दुकान पर गया, मगर पता नहीं क्यों काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरी आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थीं, जैसे वक्त को पर लग जाएं और 2 बज जाएं। इस दिन सच में दिन गुजारना मुश्किल काम था। खैर, जैसे ही दुकान की छठी हुई, मैंने जल्दी जल्दी तमाम कागजात समेटे और जाने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान मालिक का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में तलब किया। मैं मालिक के पास गया कि कहाँ जाने की तैयारी है वकरम, तुम तो घर नहीं जाते। मुझे एक पल के लिए ख्याल आया, लेकिन एक पल के लिए ख्याल आया कि सच बता दूं, लेकिन फिर मैंने झूठ बोल दिया। मालिक मेरी ममानी यहाँ पास में ही रहने आ गई हैं, तो मैं दिन में वहाँ जाया करूँगा, वहीं खाना खाकर कुछ देर आराम कर लिया करूँगा और 2 बजे तक वापस आ जाया करूँगा। मालिक ने सर हिलाया और मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैंने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमला के घर पहुंचा तो 1:15 का वक्त था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी घबराहट और खुशी का मिला जला एहसास था। मेरी घंटी बजाने के कुछ ही सेकंड बाद मीना ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे नमस्ते कहा और अंदर आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया और उसने मुझे मेहमान खाने में बैठा दिया और खुद अंदर चली गई। कुछ ही सेकंड बाद मीना वापस पानी लेकर आ गई। मैंने पानी पिया और मीना बोली, मालकिन आपको अंदर बुला रही हैं। मैं मीना के पीछे पीछे अंदर चल पड़ा और हम मेहमान खाने के साथ ही बने कमरे में दाखिल हो गए। ये कमला का अपना कमरा था। ये कमला अपना कमरा था जो बहुत साफ और सलीके से सजा हुआ था। पलंग पर कमला बैठी हुई थी। उसके चहत अदब से मुझे नमस्ते कहा और मैंने जवाब दिया। फिर उसने जुमा को ना आने की वजह पूछी। इसकी आवाज़ में एक हल्की सी शिकायत थी। गिरुजी आप कल नहीं आए, मैं इंतज़ार करती रही। मैंने कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ था। कमला जी तो उसने कहा कि अगर मैं मसरूफ़ हुआ करूं और ना आ सकूं तो पहले से बता दिया करो। गुरुजी मैं इंतज़ार करती हूँ। इसके लहजे में एक मासूम सी नाराज़गी थी। मैंने माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से ध्यान रखूंगा। फिर मैंने कंप्यूटर का पूछा तो कमला ने मैना को इशारा किया। मैना ने साइड पर रखे कंप्यूटर पर से कपड़ा हटाया। मैंने आगे बढ़कर कंप्यूटर हटाया। फिर कमला से पूछना शुरू किया कि उसे क्या आता है और क्या नहीं, तो उसने बताया कि उसे कुछ नहीं आता है, आज तक कभी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया। खैर, मैंने उसे कंप्यूटर की बुनियादी बातों के बारे में बताना शुरू किया। मैंने उसे माउस, कीबोर्ड और कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताया। कुछ देर ही गुजरी थी कि एक तकरीबन 60 साल की औरत भी आकर वहां बैठ गई, जिनके चेहरे पर संजीदगी थी और वो गौर से मेरी बातें सुनना शुरू हो गई। उनके लिबास से उनकी रिवायत पसंद तस्वीर झलक रही थी। कमला ने तारुफ कराया कि ये मेरी सास हैं, राधा देवी। हम 2 कुर्सियों पर बराबर बराबर बैठे थे और कमला की सास पलंग पर बैठी थी। उनकी मौजूदगी कमरे में एक अजीब सा तनाव पैदा कर रही थी।
उनकी आंखें सब कुछ देख रही थीं, लेकिन उनके होंठ खामोश थे। उनकी पुरसुकून मौजूदगी मेरे लिए एक सवाल बनी हुई थी। कुछ देर बाद मैना जूस के गिलास लेकर आ गई। मैंने वक्त देखा तो 5:15 हो गए थे। मैंने जूस पीकर कमला से कहा कि आज जो भी बताया है उसकी मश्क करें, और मैं वहां से वापस दुकान पर आ गया। अगले दिन भी तकरीबन यही दिनचर्या रही, लेकिन इस दिन जाते जाते कमला ने मुझसे फीस का पूछा, जो मैंने 8,000 रुपये बताए। इसने बगैर किसी हिचकचाहट के 8,000 अलमारी से निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। इस वक्त मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। ये मेरी जिंदगी की पहली इतनी बड़ी अपनी कमाई हुई रकम थी। मैं वापस दुकान पर आ गया। इसी दिन दुकान से वापसी पर मैं बाजार गया और पूरे 8,000 की खरीदारी कर ली। मैं बहुत खुश था। एक अजीब सी तुस्कीन मेरे अंदर छा चुकी थी। आजकल तकरीबन 10 दिन इसी दिनचर्या में निकल जाती। मैं जब भी वहां जाता तो मीना चाय या जूस लाने चली जाती, और कमला की सास राधा देवी आकर हमारे पास बैठ जाती। उनकी पुरस्कून निगाहें मुझ पर जमी रहती, जैसे वो मुझे परख रही हो, लेकिन मैंने कभी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन तो मैंने मजाक में कह भी फेंस लूंगा, आपने खाली अपनी बात की थी। आपकी सास तो मुफ्त में पढ़ रही है। इस बात पर कमला बहुत जोर से हंसी। इसकी हंसी में एक ऐसी ताजगी थी कि मेरा दिल खुश हो गया। इन 10-12 दिनों में कमला मुझसे काफी बेतकल्लुफ हो गई थी। हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। मेरी हर बात पर वो खुलकर हंसती, जैसे उसे हंसने का मौका ही ना मिला हो। इसकी आंखों में अब वो अदासी कम और एक नई चमक ज्यादा नजर आती थी। एक दिन जब मैं कमला के घर पहुंचा और घंटी बजाई, तो आम के बरक्स कमला ने खुद दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी जो दिल को मोह लेने वाली थी। उसने मुझे नमस्ते करके अंदर आने का इशारा किया। मैं सीधा उसके पीछे पीछे बगैर कुछ कहे उसके कमरे में आ गया। उसने मुझे बैठने को कहा और बोली कि मैं अभी आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। आज घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राधा और देवी गायब थी और मीना भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। एक सन्नाटा सा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैं अपनी सोचों में गम बैठा था कि ये खामोशी मुझे क्यों इतनी परेशान कर रही है। अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा हो। मैंने उधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ मैं और वो खामोशी थी। इसी पल कमला आ गई। इसकी आंखों में एक चमक थी और वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसने एक हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो इस पर बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं इसकी खूबसूरती में खो गया था कि एक पल में खुद पर काबू पाया। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं सोचकर मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ, ये सोचकर मैं एकदम उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ, कमला जी कल आऊँगा। वो भी मेरे एकदम यूं अचानक उठ खड़े होने से कुछ परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ अचानक? गुरुजी, क्या आप ठीक नहीं हैं? मैंने कहा कि सर में दर्द है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, और उसके घर से बाहर आ गया। मैं वहां से सीधा दुकान पर आ गया और वहां आकर भी सुकून नहीं मिला। मैं खुद को ही बुरा भला कहने लगा कि मैं बेवजह वहां से क्यों आ गया। मेरा दिल कर रहा था कि दोबारा चला जाऊं, लेकिन यूं एक बार आकर वापस जाना ठीक नहीं लगा मुझे। खैर, वो दिन बहुत मुश्किल से कटा था। मैं सारी रात इसी कश्मकश में रहा। ये कैसी कशिश है जो मुझे कमला की तरफ खींच रही है, और क्या ये सही है? अगले दिन सुबह ही कमला का फोन आ गया। गुरुजी, आपकी तबीयत कैसी है? उसकी आवाज में एक फिक्रमंदी थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा कि बेहतर है कमला जी। तो कहने लगी, कल मेरे जाने की वजह मेरी तबीयत ही थी या और कोई बात थी? उसका ये सवाल सुनकर मैं चौंक गया।
क्या उसे महसूस हो गया था कि मैं किसी और वजह से परेशान था? मैं 1 मिनट सोच में पड़ गया कि उस बात का क्या जवाब दूं। क्या वो मेरी परेशानी की वजह जानती है? क्या उसे महसूस हुआ कि मैं उससे मुतासिर हो रहा हूं? ये बहुत नाजुक सूरत हाल थी। मैंने यही कहा कि तबीयत ही खराब थी और क्या वजह हो सकती है। मैंने बात को टाल दिया। फिर उसने कहा कि आज आप कब तक आएंगे? तो मैंने कहा कि वही 2 बजे तक। इसकी कॉल पर मुझे काफ़ी हैरत भी हुई। इसकी आवाज़ में अब भी वही चमक थी, लेकिन एक छपी हुई अदासी भी थी। मैं कमला के घर की तरफ चल पड़ा। आज मेरे दिल में ज्यादा बेचैनी थी। जब घंटी बजाई तो वो नहीं बजी। शायद बिजली नहीं थी या घंटी खराब हो गई थी। शायद बिजली नहीं थी या घंटी खराब हो गई थी। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो फौरन ही दरवाज़ा खुल गया। आज भी दरवाज़ा खोलने वाली कमला ही थी। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। उसने रोज़ की तरह नमस्ते कहा और अंदर आने के लिए जगह छोड़ दी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुझे मेहमान खाने में बैठा दिया और कहने लगी कि अभी अचानक बिजली चली गई है, आप कुछ देर इंतज़ार कर लें। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गया। उसने मेरी तबीयत का पूछा और कहा कि मैं चाय लाती हूँ। वो चाय के कप लेकर आ गई। मैंने कहा, अब सुनाओ कमला जी, 2 दिन से घर पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। राधा देवी और मीना कहाँ हैं? तो वो कहने लगी, मेरी सास राधा देवी बस कुछ दिन के लिए ही आई थी मेरे साथ। उनका यहाँ मन भी नहीं लगा। वो वापस गांव चली गईं और मैना के भाई की शादी है, तो वो भी उनके साथ ही गई है कुछ दिन के लिए। इसकी आवाज़ में गहरी अदासी साफ नजर आ रही थी। इसकी आवाज़ में गहरी अदासी साफ नजर आ रही थी। अब आप आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ वक्त गुजर जाता है आपके साथ। गुजर जाता कि आपके साथ कम अज कम कोई इंस तो मिल जाता है बात करने के लिए। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने पूछा, अगर आप यहाँ इतना ही परेशान हैं तो मुंबई से आई क्यों? तो वो कहने लगी, मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। मेरे शौहर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हैं, मगर अब वो भी बहुत मसरूफ रहते हैं। सुबह जाते हैं और रात को आते हैं और आकर भी दफ्तर का काम लेकर बैठ जाते हैं। मुंबई में वो ऐसे नहीं थे। मुझे तबादला कर दिया कंपनी ने, लेकिन फिर उनकी तरक्की करके उनका तब यहाँ आना पड़ा और यहाँ आकर वो बहुत मसरूफ़ हो गए। मैं जब भी उनसे शिकायत करती हूँ कि अब मुझे वक्त नहीं देते, तो कहते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, अभी नया नया दफ्तर है, काम को समझ लूँ फिर सब आम हो जाएगा। उसकी आंखों में अजीब अदासी महसूस की मैंने, एक ऐसी अदासी जो सिर्फ वक्त गुजरने से दूर नहीं हो सकती थी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वो सिर्फ कंप्यूटर नहीं सीख रही, बल्कि वो अपनी तन्हाई और बेचैनी से भागना चाहती है। फिर उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैं 2 दिन से क्यों परेशान और उदास हूँ? कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत जोर से हंसा। उसने मेरे दिल की बात कह दी थी, लेकिन मैं उसे कैसे बता सकता था कि मैं किसके बारे में परेशान हूँ? ये हंसी मेरे दर्द को छुपाने की एक कोशिश थी। इसकी आंखों में एक सवाल था, एक ऐसी उम्मीद जो मुझसे जुड़ी हुई थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।